हेलो फ्रेंड्स, मैं अंबिका कुमारी और आप देख रहे हैं लेट्स लर्न विथ अंबिका। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। सिंधु घाटी सभ्यता आपको आज मैं करवाने वाली हूँ, जिसके अंदर हम बहुत ही डिटेल में एक एक थ्योरी पार्ट को कंप्लीट करेंगे। टोटल आपको देखा जाए तो एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12th तक जितनी भी बातें आपके इम्पॉर्टेंट बताए गए हैं वो सब आपको इंक्लूड किया गया है। बहुत ही डिटेल में क्लासेस रहने वाली हैं, सो दैट कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हिस्ट्री आपका पूरा कंप्लीट हो सके। इससे पहले हमने पाषाण कालीन सभ्यता को बहुत अच्छे से डिटेल में कंप्लीट किया। पूरा थ्योरी करने के बाद उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस भी लगाए ताकि वो समझ में आए कि जो आपने यहाँ पे थ्योरी कंप्लीट किया है उससे आपको किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे, तो एक आइडिया लगेगा। इसी प्रकार से मैं आपको सभी चीज़ें कराती जाऊँगी। तो ये याद रखिए कि क्लास 6 से 12 तक पूरा कंप्लीट आपको एक ही जगह पे देखने को मिल रहा है और इससे बेहतर आपका कुछ नहीं हो सकता है। तो बस कंसिस्टेंसी के साथ लगे रहिए। इधर मैं कुछ दिन से क्लासेस नहीं ले पा रही थी क्योंकि आपको लग रहा होगा मेरा आवाज़ जो है वो अभी भी बहुत भारी है। बिल्कुल बोलने के कंडीशन में नहीं थी, अभी मैं थोड़ा बोल पा रही हूँ। तो मैंने सोचा आज क्लास आप लोगों का ले लिया जाए। तो देखिए इसी प्रकार से आपका जो है टॉपिक चलेगा। पूरा थ्योरी कंप्लीट करेंगे, इसके बाद पूरा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे ताकि आपको समझ में आए कि किस चैप्टर से किस प्रकार के प्रश्न बनेंगे और उसको आप सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या क्या हम इसमें देखने वाले, देखिए सभी चीज़ें को यहाँ पे समझेंगे। जैसे कि भौगोलिक स्थिति क्या रही उस समय की, हड़प्पा सभ्यता की, उदय खनन किस प्रकार की चीज़ें वहाँ पे जो है खनन के संबंध में बताई गई हैं, क्या क्या चीज़ें मिली हैं, काल का निर्धारण किस प्रकार से हुआ है, शहरीकरण और नगरीकरण की संरचना किस प्रकार से थी सिंधु घाटी सभ्यता में, कृषि का क्या रोल था, उस पशुपालन किस प्रकार की थी, कारीगरी एवं के शिल्प कौशल किस प्रकार के थे, व्यापार एवं वाणिज्य जो था वहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान किस प्रकार का था, राजनीतिक संगठन किस प्रकार का था, सामाजिक जीवन, धार्मिक प्रथा व परंपरा किस प्रकार की थी, हड़प्पा लिपि किस प्रकार की रही आपकी, किस लिपि का प्रयोग वहाँ पे हड़प्पा सभ्यता में किया गया, नाप तौल की क्या प्रणाली थी। देखिए ये सभी चीज़ों से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। अब बर्तन काफ़ी पूछा जाता है। इसके बाद मुहर और मुद्रण किस प्रकार से यहाँ पे रहेगा आपका, मूर्ति और प्रतिमाएं जो हैं वो कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता में। और बहुत इंपॉर्टेंट है अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार किस प्रकार से होते थे और सिंधु सभ्यता का पतन किस प्रकार से हुआ। यहाँ से कारण और सभी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो देखते हैं कि किस किस पॉइंट को आज हम कंप्लीट कर पाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो बिल्कुल आपको स्किप नहीं करना है, एक एक चीज़ समझेंगे। और जब तक आप थ्योरी अच्छे से नहीं समझेंगे क्वेश्चन को लगाना बहुत मुश्किल है। तो चीज़ों को बस अच्छे से समझना है, समझते चलिए तो बहुत ही आसानी से आप किसी भी एग्ज़ाम में मतलब पीसीएस लेवल के एग्ज़ाम की भी मैं बात कर रही हूँ, वहाँ तक भी आप जा सकते हैं। यहाँ इतने अच्छे से आपको पूरा थ्योरी करवाया गया है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। यह टिर्गिस और यूफ्रेटस के तट पर स्थित मेसोपोटामिया, नील नदी के तट पर स्थित मिस्र की सभ्यता और ह्वांगहो के तट पर स्थित चीनी सभ्यता के समकालीन थी। तो पहला पॉइंट जो यहाँ से आप नोट करेंगे वो होगा कि यह किस किस सभ्यता के समकालीन थी। तो याद रखिए मेसोपोटामिया, मिस्र की सभ्यता, चीनी सभ्यता के समकालीन थी। ठीक है, कौन से नदी के तट पे कौन सी सभ्यता विकसित हुई है ये भी यहाँ से आप नोट कर सकते हैं। आवाज़ थोड़ा भारी लग रहा होगा, माफ़ कीजिएगा, इसमें मैं कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो बस आप ध्यान से सारे कॉन्सेप्ट को समझिए। ठीक है, मुझे भी बोलने में थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, पर देखते हैं कि कितना क्लास लंबा ले पाऊँगी। मैं कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को कम समय में कवर करवा पाऊँ। चलिए आगे देखते हैं। पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता अपने समकालीन सभ्यताओं में से उत्तम नगरीय संरचना व अनुपम चित्रकला के साथ धार्मिक जीवन शैली का उदाहरण प्रस्तुत करता है। तो इस लाइन से आपको क्या समझ में आया, वो ये है कि जो स्रोत है पुरातत्वक, वो स्रोत के आधार पे ये समझ में आया कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो अपने समकालीन जितनी भी सभ्यताएं विकसित हुई उन सभी में उत्तम नगरीय संरचना व अनुपम चित्रकला के साथ साथ धार्मिक जीवन शैली भी अच्छी थी, सबसे ज़्यादा अच्छी थी। तो उदाहरण प्रस्तुत करता है, ये बातें यहाँ से समझ में आती हैं। क्लियर है? तो कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझते चलेंगे, एक एक लाइन बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी।
अब नामकरण कैसे पड़ा वो देखते हैं। हड़प्पा की जानकारी सबसे पहले 1921 ईस्वी में पाकिस्तान में अवस्थित हड़प्पा नामक आधुनिक स्थल से प्राप्त हुई है, जिसका इसीलिए इसका नाम हड़प्पा संस्कृति पड़ा। तो भारतीय पुरातत्व विभाग के नियमानुसार जब किसी प्राचीन सभ्यता का खनन होता है तो उस जगह या संस्कृति का जो नाम होता है उसके ही आधुनिक स्थल पर उसका नाम रख दिया जाता है। इसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे देखते हैं। इस संस्कृति का विकास सिंधु और घग्गर हाकड़ा प्राचीन सरस्वती के किनारे हुआ था। सिंधु आप जान रहे हैं, सिंधु और घग्गर इस संस्कृति का विकास हुआ था, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। हालांकि बाद में अन्य स्थलों से भी इस सभ्यता के स्थल अस्तित्व में आने लगे, जिस कारण यह उपयुक्त नाम नहीं रह गया। ये कई सारे लोगों का कहना था, एक विवाद के तौर पे था ये। तो हड़प्पा के मुख्य क्षेत्र जो है सिंधु नदी नहीं बल्कि सरस्वती नदी और उसकी सहायक नदियों का क्षेत्र था, जो सिंधु व गंगा नदी के मध्य में स्थित था। इसीलिए कुछ विद्वानों ने इन्हें सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा। अब ऐसे क्वेश्चन आपका बन सकता है कि निम्न में से किस सभ्यता का नाम सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है? तो याद रखिएगा ये हड़प्पा सभ्यता ही होगा। ठीक है। सिंधु वासियों ने पहली बार कांस्य मतलब टिन और तांबा, इसको तो नोट कर लो, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये। टिन और तांबा के प्रयोग से कांस्य बनता है और इसलिए इस आधार पर इसका अन्य नाम कांस्य युगीन सभ्यता अथवा ताम्र पाषाणिक सभ्यता भी मिलता है। प्रथम बार नगरों के उदय के कारण इसे प्रथम नगरीकरण या शहरीकरण सभ्यता भी कहा जाता है। तो एक बार गौर करेंगे नामकरण पे, क्या क्या नाम इसका रखा गया। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता, इसके बाद सिंधु सरस्वती सभ्यता, इसके बाद क्या रखा गया आपका कांस्य युगीन सभ्यता भी इसे ही कहते हैं या ताम्र पाषाणिक सभ्यता भी इसे ही कहते हैं, और प्रथम नगरीकरण या शहरीकरण सभ्यता। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गई होगी सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत। अब हम जो है भौगोलिक स्थिति यहाँ पे देखते हैं। तो भौगोलिक स्थिति में क्या क्या है आपका, कहाँ पे एक आपको पता चलेगा कि किस जगह से लेके किस जगह तक की स्थिति जो थी वो आपकी भौगोलिक स्थिति के अंदर आएगा। हड़प्पा सभ्यता का उदय ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमोत्तर भाग में हुआ था। कहाँ हुआ था इसका उदय? ताम्र पाषाणिक पृष्ठभूमि में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमोत्तर भाग। उत्तर पश्चिमोत्तर भाग एक कौन सा होता है आपका? उत्तर पश्चिमोत्तर यानी गुजरात वाले इलाके, कालीबंगा आप ये सब जानते हैं। तो इस वाले जो इलाके हैं भारत के, मैं आपको हमेशा इस तरह से बताती हूँ, ये आपका इंडिया है तो इस साइड वाला जो इलाका है आपका वो आपका उत्तर पश्चिम इलाका हो जाएगा। ठीक है। तो इस तरफ ये विकसित हुआ। पंजाब प्रांत जो कि पाकिस्तान में है अभी में स्थित मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ मुर्दों का टीला है, दोनों पाकिस्तान हिस्से में है। अब ये पॉइंट नोट करने वाली, पहले तो ये काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है, मुर्दों का टीला, इसको भी नोट करेंगे। और पंजाब प्रांत के में स्थित मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के बाएं तट पर हड़प्पा और सिंध में मोहनजोदड़ो। हड़प्पा कहाँ है? पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिले में, ठीक है, रावी नदी के दाएं तट पर। तो याद रखिएगा, यहाँ से आपको समझ में आ गया दोनों ही जगह कहाँ है आपका, पाकिस्तान में है। शहरी हड़प्पा संस्कृति का केंद्र क्या रहा? पंजाब और सिंध में, मुख्यतः सिंधु घाटी में पड़ता है। 1921 में पहली बार यहीं पे खनन हुआ था और वहाँ से यह दक्षिण और पूर्व की ओर फैला। कहाँ पे किस किस तरह से फैला वो देख लेते हैं, ये नोट करना है। 1921 में पहली बार यहाँ पे खनन हुआ। हड़प्पा संस्कृति के अंतर्गत पश्चिमोत्तर में पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा। उत्तर में कहाँ? जम्मू कश्मीर
और दक्षिण में अरब समुद्र, महाराष्ट्र, नर्मदा नदी के तट के आसपास, और उत्तर पूर्व में मेरठ यहाँ तक फैला हुआ था। ठीक है, क्लियर है? ये बातें आपको नोट करनी है। यहाँ पे आपको पूरा जो है इसका मैप भी दिया हुआ है, कहाँ पे किस तरह से कौन सा जगह देखने को मिलता है। पूरा ये आपका हड़प्पा सभ्यता यहाँ पे मैप के जरिए आप देख सकते हैं। तो ये पूरा आपको PDF मिल जाएगा मेरे टेलीग्राम पे, जुड़ जाइएगा वहाँ पे आप, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे कौन सी जगह पे क्या आपका पाया गया, वो इम्पोर्टेंट है। एक बार इसको देख लेते हैं। अफ़गानिस्तान, मुंडीगाक और सोरतुघई। बलूचिस्तान जो पाकिस्तान में था, मेहरगढ़, सुतका गेंडोर, सुतकाको, बालाकोट, रानापुंडई, कुल्ली, क्वेटा घाटी, दम्ब सादात और डाबरकोट, ये सभी आपका बलूचिस्तान पाकिस्तान में पाया जाता है ये जगह। ठीक है। सिंध पाकिस्तान में कोट दीजी, आमरी, मोहनजोदड़ो, अलीमुराद, चनहुद्रो और जोहिद्रो। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो और चनहुद्रो पूछा जाता है। ठीक है। इसके बाद देखें तो पश्चिमी पंजाब यानी पाकिस्तान में ही हड़प्पा है, पश्चिमी पंजाब में, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। डेरा इस्माइल खान, रहमान डेरी, जलीलपुर, गुमला और चकपुरवाने, ये सभी इलाका कहाँ का है? पश्चिमी पंजाब का है, जो कि पाकिस्तान में है। ठीक है। अब जो भारत में आपका पंजाब है, वहाँ पे क्या पाया गया है? तो रोपन, चक्र, 86, बाड़ा संघोल, कोटला, निहंग खान और डेर मजरा। हरियाणा में राखीगढ़ी इंपॉर्टेंट है, बनावली, मिठांडल, सिसवल, बखाबली और बालू। जम्मू कश्मीर में मांडा इंपॉर्टेंट है। जगह में आपका गुजरात बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गुजरात को बिल्कुल भूलना नहीं है आपको। अब देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आलमगीरपुर, अम्बाखेड़ा, बड़ा गांव और हुलास। गुजरात में कौन कौन सा है? काठियावाड़, लोथल बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है लोथल, याद रखें। रंगपुर, रोजदी, प्रभास पाटन, सोमनाथ, भगतराव मेघम, नागेश्वर, कोंतकी, शिकारपुर, कच्छ किरण, धोलावीरा भी पूछा जाता है, देवलपुर और सुरकोटदा। राजस्थान में भी सबसे इम्पॉर्टेंट है कालीबंगा, जो आपका एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ये सारे नाम आप देख लेंगे, जो इम्पॉर्टेंट है वो तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अब यहाँ पे देखिए उदय और खनन की बात करें तो हड़प्पा सभ्यता 7वीं शताब्दी में पहली बार प्रकाश में आया, जब पंजाब प्रांत के लोगों ने ईंटों के लिए मिट्टी की खुदाई की और तब वहाँ से उन्हें बनी बनाई ईंटें मिली थी, तो वहाँ पे ईंटों का प्रयोग किया गया था। ठीक है। इसके बाद 1826 में चार्ल्स मैसन ने पहली बार इस पुरानी सभ्यता का उल्लेख किया और तत्पश्चात ब्रिटिश उत्खननकर्ता एवं खोजी कनिंघम ने 1856 में इस सभ्यता के बारे में सर्वेक्षण किया। 1856 में कराची से लाहौर के मध्य रेलवे लाइन के दौरान बर्टन बंधुओं द्वारा हड़प्पा स्थल की सूचना सरकार को दी गई और 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम के निर्देशन में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई। तो किसके निर्देशन पे की गई, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट करेंगे। 1906 में भारतीय पुरातत्वविद को एक संस्था बनाया गया, जो पहले किसके अंदर आता था? कला एवं संस्कृति मंत्रालय के अधीन था। ठीक है। पहले जो है आपका पुरातत्व विभाग जो है वो कला एवं संस्कृति मंत्रालय के अंदर था, फिर 1906 में इसको अलग एक संस्था इसकी बनाई गई। अब ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्ज़ाम में पूछी जाती है कि हड़प्पा स्थलों की क्षमता की पहचान बहुत बाद में सन 1921 ईस्वी में की गई, जब भारतीय पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने इसकी खुदाई शुरू करवाई। तो खुदाई किसने शुरू करवाई? दयाराम साहनी ने। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। 1902 में लॉर्ड कर्जन द्वारा जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्व विभाग का महानिदेशक बनाया गया उस समय पे। ठीक है। तो 1902 में लॉर्ड कर्जन के द्वारा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करेंगे, जॉन मार्शल को भारतीय पुरातत्वविद विभाग का महानिदेशक बनाया गया। जॉन मार्शल के निर्देशन में राय बहादुर दयाराम साहनी ने
1921 ईस्वी में हड़प्पा का एवं राखल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई करवाई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस टॉपिक कि यहाँ पे आपका पूछा जाता है, ये 2 पॉइंट इसको आप नोट करेंगे। दयाराम साहनी ने हड़प्पा का 1921 में और राखल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो का, एक ही साल के आसपास करवाया। 21 में साहनी जी ने हड़प्पा का और बनर्जी जी ने 22 में मोहनजोदड़ो का। याद रखेंगे, बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब इसी क्रम में सन 1931 में मार्शल के सामान्य पर्यवेक्षण में बड़े पैमाने पर मोहनजोदड़ो की तथा 1938 में मेके ने उसी जगह खुदाई की और 1940 में वत्स ने तथा 1946 में मोर्टिमेर व्हीलर ने हड़प्पा में खुदाई की। अब यहाँ से क्या आपका क्वेश्चन पूछा सकता है, तो हो सकता है पूछ ले कि हड़प्पा में खुदाई इनमें से किसने करवाई, तो आपको पता है दयाराम साहनी, और आप सीधा उसको टिक करेंगे और आप गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पे 1-2 नाम और है, इसको भी याद रखिए। हो सकता है एक से अधिक वाला ऑप्शन आ जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है, बीपीएससी में पूछा जाता है इस प्रकार से क्वेश्चन। खास करके मैं अगर बीपीएससी का पैटर्न बताऊँ आपको, तो आपको पता ही होगा, जो भी एग्ज़ाम दिए उनको पता होगा। 5 ऑप्शन रहता है, जिसमें बाकी लास्ट के 2 ऑप्शन खतरनाक होते हैं। इनमें से एक से अधिक और एक होता है इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। सिंधु सभ्यता का विस्तार। भारत एवं पाकिस्तान में लगभग 2800 हड़प्पा स्थलों की पहचान हुई। विकसित हड़प्पा बस्तियों की संख्या 1022 है और उसमें 406 पाकिस्तान में स्थित है और 612 भारत में। क्लियर है? ये छोटे छोटे फैक्ट्स हैं, इसको आप नोट करेंगे। हड़प्पा लगभग 150 हेक्टेयर और मोहनजोदड़ो 500 हेक्टेयर में फैला था। सबसे बड़ा ज्ञात स्थल कौन सा है, तो मोहनजोदड़ो। याद रखिए, हड़प्पा नहीं लगाएंगे वहाँ पे, मोहनजोदड़ो था। ठीक है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, त्रिभुजाकार हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्रफल। ये आपको ध्यान में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैं बात आपको बता रही हूँ। ठीक है, तो याद रखिए 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था त्रिभुजाकार हड़प्पा संस्कृति का समूचा क्षेत्रफल, जो तत्कालीन मिस्र एवं मेसोपोटामिया क्षेत्रफल से काफ़ी अधिक था। किस आकार में था? त्रिभुजाकार। ये भी पूछा जाता है, याद रखेंगे। दिसंबर 2014 में भिड़ाना को सिंधु घाटी सभ्यता का अब तक का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है। बोलने में काफ़ी तकलीफ हो रही है, तो देखते हैं आगे। भारतीय पुरातत्व विभाग के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली के पुरातत्वविदों ने भी हड़प्पा सहित कई स्थलों पर काम किया है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल, धोलावीरा और राखीगढ़ी प्रमुख केंद्र है। इसको तो बिल्कुल आपको याद रखना है, कौन से राज्य में कौन इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। सभी उत्खननकर्ता हड़प्पा संस्कृति के शहरीकरण के रूप में विकसित हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं काल का निर्धारण किस प्रकार से हुआ है। काल का निर्धारण तो उतना नहीं पूछेगा, पर ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, ये छोटा सा है। किन्होंने क्या कितना माना है देख लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के नगरीकरण व्यवस्था पर विद्वान एक मत थे, परंतु समय के बारे में एक मत प्राप्त नहीं हुआ। सबने अलग अलग मत यहाँ पे दिए। तो इस दिशा में सर्वप्रथम जॉन मार्शल 1931 में इस सभ्यता की तिथि अगर इन्होंने बताई तो लगभग 3250 ईसा पूर्व से 2750 निर्धारित की गई। डीपी अग्रवाल के अनुसार इसका काल 2350 से 1750 ईसा पूर्व। मृन मुद्राओं के आधार पर 2500 से 1800 ईसा पूर्व। और हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ चार्ल्स मैसन, कनिंघम, एम व्हीलर, माधो स्वरूप वत्स आदि जुड़े हुए थे। व्हीलर के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से 1500 रहा।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट करेंगे। रेडियो कार्बन 14 जैसे नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा हड़प्पा सभ्यता की तिथि 2350 से 1750 ईसा पूर्व मानी गई। तो प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कहा जाता है कि यह सभ्यता प्रारंभ से ही विकसित रूप में थी और इसका पतन भी आकस्मिक हुआ। ऐसी स्थिति में कुछ भी निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। रेडियो कार्बन तकनीक जो थी, इसी को सर्वाधिक मान्य माना गया है। तो अगर आपसे पूछा जाए सिंधु घाटी सभ्यता का समय, तो यही आप देंगे आंसर 2350 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, अब किन्होंने क्या माना था मैं आपको बता ही चुकी हूँ, यहाँ पे वही चीज़ आपका दिया हुआ है। ठीक है, PDF दे देंगे, अच्छे से आप नोट्स बना लेना। आगे देखिए, शहरीकरण या नगरीकरण संरचना किस प्रकार से थी, क्योंकि यहाँ से भी आपका बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है, क्योंकि ये हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण विशेषता है, इसीलिए प्रश्न यहाँ से बनते हैं। और देखिए, ये आपका बहुत अच्छा टॉपिक है। हड़प्पा सभ्यता से बहुत तरह से क्वेश्चन बनता है। हम हर एक परिप्रेक्ष्य से जो भी क्वेश्चन बन सकता है, सब कुछ हम थ्योरी देखने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, बस आपको पढ़ते रहना है और कंप्लीट वीडियो देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। और हाँ, बोलना मैं भूल जाती हूँ, जितने भी लोग चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा। और बेल आइकन दबा लेंगे ताकि नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल पाए। और पसंद आ रहा है तो प्लीज़, इतनी मेहनत कर रही हूँ, लाइक कर दूँ, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दूँ। ठीक है, चलो अब देखिए, शहरीकरण और नगरीकरण संरचना किस प्रकार से थी। तो हड़प्पा संस्कृति की प्रमुख विशेषता इसकी नगर योजना प्रणाली थी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रथम बार नगरों के उदय इसी सभ्यता में से मिलता है, जिसके कारण इसे प्रथम नगरीकरण भी कहा जाता है। नगरों में बने भवनों के बारे में विशिष्ट बात यह थी कि यह एक खास संरचनात्मक प्रणाली का पालन करते हुए बनाए गए थे, और जिसमें सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार से आपको कथन में क्वेश्चन बनता है बहुत ज़्यादा। और एक ऑप्शन 1 सही, ऑप्शन 1 और 2, 3 2 1 3 2 इस प्रकार से बनेगा, तो आपको बिल्कुल अच्छे से ये पता होना चाहिए। सड़कों का और तथा खंडों में विभक्त थी। क्या? सड़कें। और सड़कों का निर्माण जो था वो मिट्टी से किया गया था, जबकि सड़कों के दोनों ओर नालियों का निर्माण किया गया था, पक्की ईंटों द्वारा किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखना है। सड़कों का निर्माण जो है मिट्टी से किया गया था, ये भी याद रखेंगे। भवनों का निर्माण एक सीध में कमरों के किनारे, सड़कों के किनारे व्यवस्थित रूप से किया जाता था। भवन का निर्माण, सभी मकान पक्की ईंटों से बने थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पूछा जाता है। अवशेषों से स्पष्ट होता है कि प्रत्येक मकान के बीच में एक आंगन होता था। आंगन के चारों तरफ 4-5 बड़े कमरे, रसोई घर और स्नानागार, बाथरूम वगैरह की व्यवस्था होती थी। दरवाजे और खिड़कियां सड़क की ओर ना खुलकर पीछे की ओर खुलते थे। और लोथल इसका अपवाद है। लोथल में जो है वो खिड़कियां जो है सड़क के पीछे साइड में नहीं खुलते थे। भवन जो है वो 2 मंजिले भी होते थे, ये भी बात ध्यान रखना। ईंटों के निर्माण का निश्चित अनुपात क्या होता था? 4:1। 4:2:1 का रेशियो रहता था ईंट के निर्माण का। यहाँ पर मिले भवन अलंकरण रहित होते थे, मतलब यहाँ पे सजावट नहीं था, अलंकरण रहित थे। केवल कालीबंगा में फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य मिला है। तो जो एक्सेप्शन वाले क्वेश्चन होते हैं वहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इसको तो अच्छे से नोट करके लिखिएगा। ठीक है, कि कालीबंगा में फर्श के निर्माण में अलंकृत ईंटों का, यानी कि डिज़ाइनदार जो होते हैं ईंटों का प्रयोग मिला है, बाकी जगह नहीं था। ढांचे के मामले में मोहनजोदड़ो हड़प्पा से ज़्यादा विकसित था। ढांचे के मामले में मोहनजोदड़ो हड़प्पा से ज़्यादा विकसित था। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थान क्या था? विशाल स्नानागार, जिसमें तालाब शामिल है, जो गढ़ो टीलों में स्थित है। ये स्नानागार आपका काफ़ी पूछा जाता है, याद रखिए मोहनजोदड़ो का है ये। विशाल स्नानागार 11.88 मीटर लंबा और 7.01 मीटर चौड़ा और 2.43 मीटर गहरा था। ये फैक्ट है, इसको नोट करेंगे।
जिसमें उतरने के लिए उत्तर तथा दक्षिण की ओर सीढ़ियां बनी हुई थी। कपड़े बदलने के लिए किनारे में कमरे भी थे। स्नानागार का फर्श पक्की ईंटों का बना हुआ था और इसके मध्य में स्नाना कुंड भी स्थित था। ऐसा मानना है कि स्नानागार मुख्य रूप से धार्मिक स्नान के लिए था, सार्वजनिक रूप से था, सभी लोग आके उसका यूज करते थे। यह जल पूजा का एकमात्र साक्ष्य है। धौलावीरा स्थल में पाए जाने वाले जो तालाब हैं, इसका इस्तेमाल शायद उसी उद्देश्य से किया गया था जिसके लिए मोहनजोदड़ो में स्नानागार का उपयोग किया जाता था। और एक ये भी याद रखिए कि जॉन मार्शल ने विशाल स्नानागार को विश्व का आश्चर्यजनक निर्माण बताया था। किसके स्नानागार, ये भी पूछ सकता है, तो मोहनजोदड़ो। किसने बताया? जॉन मार्शल ने। मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन 45.71 मीटर लंबा और 15.23 मीटर चौड़ा एक अन्न भंडार था। हड़प्पा के गढ़ में 6 अन्नागार प्राप्त हुए थे जो ईंटों के बने चबूतरों पर 2 पंक्तियों में बनाए गए थे। प्रत्येक अन्नागार 15.23 मीटर लंबा और 6.09 मीटर चौड़ा है। इतना डिटेल में नहीं पूछेगा, लेकिन हाँ पूछ सकता है कि अन्न भंडार किससे संबंधित है, स्नानागार जो है वो किस जगह से प्रसिद्ध है, ये पूछ सकता है। कालीबंगा में उसके दक्षिणी हिस्से में प्राप्त ईंटों का चबूतरा संभवतः अन्नागार के लिए ही प्रयुक्त हुआ होगा, इसमें ऐसा बताया गया है। मोहनजोदड़ो की जल निकास प्रणाली बहुत प्रभावशाली थी। सभी नगरों के प्रत्येक छोटे व बड़े मकानों में प्रांगण व स्नानागार होते थे। सड़कों के दोनों ओर जल निकासी के लिए नालियों का निर्माण पक्की ईंटों से किया गया था। संभवतः जो अभी के टाइम पे है कि बाढ़ आ जाती है, वो चीज़ का जल निकासी का एक बहुत अच्छा प्रबंध जो है देखने को मिलता है मोहनजोदड़ो में। कालीबंगा में कई घरों में अपने कुएं थे। घरों का पानी बहकर सड़कों तक आता था, जहां इनके नीचे मोरियां बनी हुई थी और ये मोरियां ईंट और पत्थरों की तख्तियों से ढकी रहती थी। हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था अनूठी है। शायद ही किसी अन्य समकालीन सभ्यता, मिस्र या मेसोपोटामिया, याद रखिए मिस्र और मेसोपोटामिया हड़प्पा सभ्यता के समकालीन जो है थे, स्वास्थ्य और स्वच्छता पर इतना ध्यान नहीं दिया जितना हड़प्पा सभ्यता ने दिया है। ठीक है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता के लगभग 1000 स्थलों में भी ज़्यादा स्थलों के बारे में जानकारी प्राप्त हो चुकी है अभी तक, और इनमें से केवल 6 ही नगर माना जाता है। कौन कौन सा नगर माना जाता है, याद रखिए। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, सिंध का चनहुद्रो, गुजरात का लोथल और उत्तरी राजस्थान का कालीबंगा, हरियाणा का हिसार जिला के बनवाली। इतना आपका क्या माना जाता है, नगरी माना जाता है। अब देखिए कृषि से संबंधित क्या बातें यहाँ पे कही गई हैं। कृषि का प्रथम उदाहरण आप सभी स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। वर्तमान में बहुत कम वर्षा वाला सिंधु प्रदेश आज बहुत उपजाऊ नहीं है, लेकिन अतीत के समृद्ध गांव और कस्बों से ज्ञात होता है कि यह प्राचीन समय में अत्यधिक उपजाऊ भूमि था। प्राचीन समय में सिंधु क्षेत्र में अधिक विस्तृत वनस्पति थी जो बारिश कराने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। क्षेत्र की उर्वरता का इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कारण सिंधु नदी का वार्षिक जलमग्न होना था, जो कि हिमालय की सबसे लंबी नदी है। जिस तरह नील नदी ने मिस्र का निर्माण कर वहां के लोगों की सहायता की, उसी तरह सिंधु नदी ने सिंध का निर्माण कर उन्हें समृद्ध बनाया। नगर की सुरक्षा के लिए ईंटों से बनी दीवारों से संकेत मिलता है कि बाढ़ प्रतिवर्ष आती थी। जल संग्रह के लिए बांधों से घिरे गबरबंद या नाला में एक विशेषता थी, लेकिन
धारा या नहर का इस्तेमाल संभवतः सिंचाई के लिए नहीं किया जाता था उस समय पे। बाढ़ उतर जाने पर नवंबर में सिंधु के लोग बाढ़ के मैदानों में बीज बोते और अगली बाढ़ से पहले अप्रैल में अपनी फसल गेहूं और जौ काट लेते थे। वहां पे कोई कुदाल या हल नहीं पाया गया है। उस समय खेती के कार्यों में प्रस्तर या कांस्य धातु के बने औजार प्रयोग होते थे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी नोट करेंगे। लेकिन कालीबंगा में पूर्व हड़प्पा काल में मिले नालों हल रेखा से पता चलता है कि हड़प्पा काल के दौरान राजस्थान में खेतों की जुताई होती थी और बनावली में मिट्टी का बना हुआ एक हल का खिलौना भी मिला है। ये सब आपका एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है। हड़प्पा के लोगों ने बैल द्वारा खींचने वाले एक लकड़ी के हल का इस्तेमाल खेती में किया और इसके लिए ऊंटों का इस्तेमाल होता था। किसका इस्तेमाल होता है? ऊंटों का, याद रखेंगे। फसलों की कटाई के लिए पत्थर की हंसियां का इस्तेमाल किया गया होगा। अभी तक 9 फसलों की पहचान हो पाई है, जिसमें चावल गुजरात, लोथल और राजस्थान में, जौ की 2 किस्में, गेहूं की 3 किस्में, खजूर, तरबूज, मटर है। इसके अतिरिक्त मटर, सरसों, तिल और कपास की भी खेती होती थी। गन्ने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। गन्ने का कोई साक्ष्य नहीं मिला, ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो एक्सेप्शन है वो तो बिल्कुल आपको करना ही है। लोथल में हुई खुदाई में धान तथा बाजरे की खेती के अवशेष मिले हैं तथा आटा पीसने की पत्थर की चक्की के 2 पार्ट भी मिले हैं और पेड़ पौधों में पीपल, खजूर, नीम, नींबू, केला के साक्ष्य मिले हैं। सिंधु वासियों को सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय जाता है और इस वजह से यूनानियों ने इस क्षेत्र को सिंधन नाम दिया, जो सिंध से लिया गया है। सिंधवासियों को सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय जाता है। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट करेंगे। इसके बाद है आपका, तो सिंधुवासियों याद रखिए सबसे पहले कपास उत्पादन करने का श्रेय जाता है। आपातकालीन स्थिति के लिए बड़े बड़े अन्नागारों में अनाज संग्रह किया जाता था। तो जो इमरजेंसीज के लिए बहुत सारे अनाज का संग्रह किया जाता था, उसके लिए बड़े बड़े अन्नागार बनाए गए थे। हड़प्पा गांव जो ज़्यादातर गांव के मैदानों के पास स्थित थे, केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि कस्बे के लोगों के लिए भी पर्याप्त अनाज का उत्पादन करते थे। तो ये था पूरा कृषि का एक कॉन्सेप्ट जो आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। पशुपालन देख के हम एंड करते हैं, क्योंकि खांसी मुझे बहुत ज़्यादा हो रही है और बार बार मुझे पॉज करना पड़ रहा है वीडियो को। तो आई होप इतना फैक्ट आज के लिए काफ़ी है, फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, क्योंकि इतना एक बार में पढ़िएगा तो सारा मिक्स हो जाएगा। अब देखिए पशुपालन में देखते हैं। हड़प्पा के लोगों ने खेती के साथ साथ बड़े पैमाने पर पशुपालन भी किया। मुख्य पालतू पशु क्या थे? बैल, भैंस, गाय, भेड़, बकरी, ऊंट, कुत्ते, बिल्ली, गधे, खच्चर और सूअर। इन्हें कुबड़ वाला साड़ विशेष प्रिय था। कुबड़ वाला साड़ जो है इस समय के लोगों को ज़्यादा प्रिय था। इसके अलावा उन्हें बंदर, भालू, खरहा आदि जंगली जानवर का भी ज्ञान था, जिसकी पुष्टि मुहर और ताम्र प्रस्तरियों आदि में अंकित चित्रों से मिलती है। मतलब मिहरों, जो मुहर होते थे उस समय के, उसमें अंकित किया गया है उन चित्रों को। जो बहुत सारे बर्तन वगैरह में भी चित्र अंकित किया गया है। शेर का कोई साक्ष्य नहीं मिला है तथा यहाँ पे गाय के अवशेष नहीं मिले हैं। तो याद रखिए शेर और गाय नहीं मिले हैं, इसके कोई अवशेष। गधे का उपयोग बोझ उठाने और ऊंट का खेतों में जुताई के लिए उपयोग किया जाता था। बहुत सारे लोग बैल लगा के आएंगे। याद रखिए ऊंट जो है इस समय पे खेत में जुताई का काम करता था। हड़प्पा के लोग हाथी से अच्छी तरह परिचित थे, परंतु उनके पालने का साक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका। संभवतः वे इन्हें पालतू बनाने में सफल नहीं हो सके थे। घोड़े के साक्ष्य मिले। देखिए यहाँ से क्वेश्चन बनता है पशुपालन से, तो इसको बहुत अच्छे से आप कर लीजिए। घोड़े का साक्ष्य मोहनजोदड़ो और लोथल के एक संदिग्ध टेराकोटा मूर्ति में मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एक घोड़े का अवशेष पश्चिम गुजरात में स्थित सूरत कोटा
सुरकोतड़ा में मिलता है, जो ईसापुर 2000 के आसपास का है। संभवतः संस्कृति जो है हड़प्पा संस्कृति घोड़ों पर केंद्रित नहीं थी, ज़्यादा नहीं मिला है, कुछ कुछ ही जगह पर देखने को मिला है। वे गेंडे से भी परिचित थे, जिसका जो प्रमाण है आमरी से मिलता है। बत्तख का चित्रण लोथर से प्राप्त मृदभांड में मिलता है। बत्तख का चित्र वगैरह बनाया गया है मृदभांड में, जो कि बर्तन वगैरह होते थे। कुछ पशु पक्षियों जैसे कि बंदर, खरगोश, हिरन, मुर्गा, मोर, तोता, उल्लू, इसके अवशेष खिलौने और मूर्तियों के रूप में मिले हैं, जिससे ये समझ में आता है कि इन सभी पशु पक्षियों का भी उन्हें ज्ञान था। मेहरगढ़ और बुर्ज होम में भारत के प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी आप नोट करेंगे। तो ये था पूरा आपका आज जो है हमने कहाँ तक कंप्लीट किया। तो यहाँ पे आज हमने भौगोलिक स्थिति हमने देख ली, उदय खनन देख लिया, काल का निर्धारण किस प्रकार से हुआ वो हमने देख लिया, शहरीकरण और नगरीकरण संरचना जो है वो हमने देख ली, कृषि हमने देख लिया, पशुपालन हमने देख लिया। ठीक है, तो हमने लगभग जो है यहाँ पे 5 पॉइंट को कंप्लीट किया है। आगे हम देखेंगे कारीगरी एवं शिल्प कौशल, व्यापार और वाणिज्य के बारे में, राजनीतिक संगठन, सामाजिक जीवन अभी है, तो हम 2-3 दिन में इसको कंप्लीट करेंगे। तसल्ली से पढ़ेंगे, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अभी आपका TRE 4 इतना जल्दी नहीं आने वाला है, तो बिल्कुल आसानी से पढ़िए। हाँ, जो लोग रुक जाएगा फिर वो थम ही जाएगा, उनका रिज़ल्ट होना बहुत मुश्किल है। तो लगातार मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए और हमेशा ही अपने आप को अपग्रेड कीजिए। जितना तैयारी आपने किया है उससे ज़्यादा करने की कोशिश कीजिए, और इसीलिए मैं आपको बेहतर तरीके से जो है यहाँ पे थ्योरी लेके आई हूँ, क्वेश्चन भी साथ में हम करवा रहे हैं, ताकि हिस्ट्री पूरा आपका कंप्लीट हो सके, है ना। और ज्योग्राफी के लिए आपको NCERT कराया जा रहा है। सब कुछ धीरे धीरे सारा कुछ कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि एक बार में सभी चीज़ें नहीं हो सकती। मैं अकेले करवाती हूँ, मेरे खुद के काम होते हैं और बहुत सारी चीज़ें, स्कूलिंग वगैरह है, तो समय ज़्यादा मिल नहीं पाता है। इस वजह से हिंदी साहित्य के भी अभी आपको लगातार बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने मॉक टेस्ट डाले हुए हैं, लगभग 700-800 क्वेश्चन हमने कर लिया है। तो कंप्लीट करते रहिए, बस पढ़ते रहिए, यही कहूँगी, पढ़ते रहिए, रुकना नहीं है। मैं आपको उस दिन आपको वीडियो में भी बताया था, हालांकि पता नहीं आपने सुना नहीं सुना, लेकिन मैंने आपको बताया था आपको दौड़ना है। आप दौड़ नहीं सकते तो आप चलिए, चल नहीं सकते तो आप रेंगिए, लेकिन आपको रुकना नहीं है। तो बस इसी नोट के साथ यहीं पे मैं आपको इस क्लास को एंड करती हूँ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।